हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सेल चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज, सेल क्या होता है? हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई एक दीवार है, ठीक है, और उस दीवार में जैसे ईंटें लगी है ना, तो जैसे ईंटों से पूरी दीवार बनी है, सिमिलरली हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। पहले सेल्स कंबाइन करते हैं आपस में, बनाते हैं टिश्यूज, फिर टिश्यूज आपस में कंबाइन करते हैं, बनाते हैं ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? पूरा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारी पूरी एक बॉडी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले किसने सेल को डिस्कवर करा वो पता होना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या करा, जो हमारा पेड़ होता है ना, उसकी जो बार्क होती है, जो बाहर की छाल होती है, उसके अंदर एक जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कॉर्क। उसको स्टडी करा और खुद के डिजाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने स्टडी करा और फिर बताया कि सेल ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम देखो, इसको देख सकते हो, जैसे एक पूरा ये वॉल है और उस छोटा सा एक पार्ट क्या है, जैसे ईंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर करा 1665 में विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। और क्या क्या स्टडी करा था उन्होंने? कॉर्क को स्टडी करा था। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फ्री लिविंग सेल किसने डिस्कवर करा? एंटोन वॉन लेवनहुक ने। ठीक है, तो उन्होंने पॉन्ड वाटर में क्या करा था? इसको डिस्कवर करा था। उसके बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो किसने डिस्कवर करा था? परकिंजी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सेल से हमारी पूरी बॉडी बनती है, ये आपने जान लिया। ठीक है, अब एनिमल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? यूनि का मतलब होता है एक, पूरी बॉडी ही उनके एक ही सेल से बनी है। ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। लेकिन मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। जैसे हम हैं, तो हमारे अंदर कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर मतलब अमीबा और मल्टी सेलुलर मतलब ह्यूमंस। उसके बाद हमने सेल्स को स्टडी करा, तो लैब्स वगैरह में कैसे पता लगाया कि सेल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है? तो हमने माइक्रोस्कोप से सेल्स को देखा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के क्या क्या पार्ट होते हैं, वो कैसे एडजस्ट होते हैं, उसको फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, तो ये माइक्रोस्कोप का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं आई पीस। आई पीस क्या होता है? यहीं से हम लोग किसी भी स्लाइड को देखते हैं। ठीक है, ये हमारी आंखें हैं, यहीं से हम क्या करते हैं? इसको स्लाइड को देखते हैं। और इस आई पीस पे लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? लेंस लगा होता है। ठीक है, और उस लेंस की जो मैग्निफिकेशन है कुछ भी हो सकती है, कईयों में 10x होती है, किसी की 15x होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है ये वाला, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। लेंस यहाँ पे भी लगा हुआ है, आईपीस पे भी, और यहाँ पे भी लेंस लगा है। तो यहाँ पे लेंस 30x हो सकता है, 40x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक चीज दिमाग में रखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम इसके नीचे, स्लाइड के नीचे लगा रहे हैं, वो हमें कितने गुना दिखेगा, वो कैसे डिटरमाइन होगा? यहाँ पे जो लेंस की पावर होगी और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो पावर होगी वो आपस में मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल, मान लो आई पीस का जो लेंस है उसकी पावर क्या है? 10x है, और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो हमने लिया है लेंस, उसकी पावर कितनी है? 30x है। तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 300। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखेंगे ना स्लाइड के अंदर, तो कितने गुना दिखेगा? 300 गुना दिखेगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद हम इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, देखो जरा। ये जो हमारा ये शेप है ना, इसके ऊपर क्या करते हैं? स्लाइड्स को प्लेस करते हैं, और ये जो दिख रहा है आपको कोर्स एडजस्टमेंट, ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, गोला सा होता है। इसको जब हम ऐसे नीचे करते हैं ना, तो ये पूरी की पूरी बॉडी नीचे आती है। मतलब क्या है? अगर हम इसको नीचे करेंगे ना, कोर्स एडजस्टमेंट वाले को नीचे करेंगे, तो ये पूरा पूरा हिस्सा क्या आता है? नीचे आता है। मतलब स्लाइड के बिल्कुल पास आ जाता है। ठीक है, अगर इसको ऊपर करेंगे तो स्लाइड से क्या होता है? दूर जाता है। तो मतलब नीचे करेंगे तो स्लाइड के पास आएगा, और अगर ऊपर करेंगे तो स्लाइड से ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है फाइन एडजस्टमेंट।
फाइन एडजस्टमेंट क्या करता है, जैसे हम लोग जूम इन करते हैं ना, कोई फोटो खींचते हैं तो जूम करते हैं, सिमिलरली फाइन एडजस्टमेंट का सेम काम है। हमने उसको स्लाइड को बिल्कुल पास लेके आ गए हैं कोर्स एडजस्टमेंट से, उसके बाद उसको और जूम इन करना है कि क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए फाइन एडजस्टमेंट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब ये है कि इसमें इनबिल्ट कोई लाइट का सोर्स नहीं है, इसको लाइट का सोर्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे मिरर होता है। और आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में जब भी ये रखा जाता है माइक्रोस्कोप, तो हमेशा कहाँ रखा जाता है, जो विंडोज की साइड पे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से सनलाइट की सोर्स हम लोग उसको लेते हैं। तो यहाँ से सनलाइट आती है और ये रिफ्लेक्ट करके ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे फिर क्या करेगा, स्लाइड, हम कोई भी चीज देख पाएंगे क्लियरली, ठीक है। तो ये सारा है माइक्रोस्कोप कैसे एडजस्ट होता है, सारी चीजें बता दिया। इसके बाद हमें पढ़ना है सेल थ्योरी, ठीक है। तो सेल थ्योरी को पहले दो साइंटिस्टों ने दिया था, उसके बाद मॉडिफाई किसने किया था, विर्चो ने, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट कौन थे, पहला था स्लीडन और दूसरा था श्वान। तो स्लीडन ने क्या बोला कि जितने भी प्लांट होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और श्वान ने क्या बोला, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने ये नहीं बताया कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मॉडिफाई किसने करा, विर्चो ने करा। और उन्होंने बताया कि जो भी नए सेल्स बनते हैं वो पुराने जो सेल्स होते हैं उन्हीं से बनते हैं, ठीक है। तो ये थी सेल थ्योरी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और एक एक पार्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो जरा सिंपलेस्ट कैसे स्टार्ट करना है सेल। सबसे पहले हम एनिमल सेल को बनाएंगे, तो सर्कल सा स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। और ये सर्कल क्या है, जो आउटर लेयर है इसकी, उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस ड्रॉ करें, ठीक है। और न्यूक्लियस की दो लेयर्स होती है, ठीक है, एक आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर, ठीक है। और बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू जो भी मटेरियल्स है वो क्या होता है, सेल के अंदर आता है और एग्जिट करता है, ठीक है। उसके अंदर सेल न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये क्या है, इसकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर धागे धागे से स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे धागा धागा सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है। अब इसको स्टडी करेंगे कि बाद में क्रोमोसोम कैसे बनता है, ठीक है, देखेंगे अभी। उसके बाद क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, इनफोल्डिंग्स होती है, उसमें कैसी होती है, इनफोल्डिंग्स होती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब गोल्जी बॉडीज बनाते हैं। गोल्जी बॉडीज कैसे बनाना है, ऐसे फ्लैट फ्लैट से एक स्ट्रक्चर बना देने हैं, ठीक है, एक और फ्लैट सा स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडीज हो गया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनाओगे, ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे ऐसे बना दो उसको भी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, एक के ऊपर होते हैं राइबोसोम्स, ऐसे गोले गोले से बना दो, और जिसके ऊपर नहीं होते वो क्या होता है, स्मूथ। ये होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है। और जिसके ऊपर है राइबोसोम्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है।
और इसके ऊपर जो गोले गोले से स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है राइबोसोम्स। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं। अभी डिटेल में स्टडी करेंगे सारी चीजें, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, गोल्जी बॉडीज। इसको गोल्जी बॉडीज कह लो या फिर गोल्जी अपैरेटस, बात एक ही है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हो गए। उसके बाद छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लाइजोसोम। क्या बोलते हैं, लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम्स बोलते हैं। उसके बाद देखो जरा ध्यान से, ठीक है, वैक्यूल होता है, लेकिन छोटा छोटा वैक्यूल होता है इसके अंदर। ठीक है, ज्यादा बड़े वैक्यूल्स नहीं होते, तो वैक्यूल्स लिख सकते हो, वैक्यूल। ठीक है, और फिर ये जो सारा लिक्विड होता है, ये जिसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं सारे के सारे ऑर्गेनेलीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब वन बाय वन सारे ऑर्गेनेलीज को डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे बाहर से। ठीक है, तो सबसे बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म की एक मेम्ब्रेन है ना ये, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो होता है सिलेक्टिव नेचर। ठीक है, तो हम सेल मेम्ब्रेन को क्या कह सकते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है कि सेल जो मेम्ब्रेन है ना, वो सारी चीजों को अंदर अलाउ नहीं करती है, सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर आने देती है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या नाम है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर कोई भी चीज आ रही है तो वो कैसे आती है, जैसे मान लो कोई गैसेज है, ऑक्सीजन है, CO2 है, इसका एक्सचेंज कैसे होता है, सिंपल एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल्स हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, और अगर वाटर की मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, ये भी पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन कौन से पार्टिकल्स हैं, बेसिकली वाटर के। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू, यहाँ पे वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्रू, किसके थ्रू, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्क इतना ही है कि डिफ्यूजन वर्ड जो यूज करते हैं वो हम गैसेस के लिए यूज करते हैं, और वाटर के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर हम किसी भी सेल को सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं या शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो तीन तरह से अपना बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहला होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके सराउंडिंग मीडियम में। तो जब सेल के अंदर ज्यादा पानी होगा और सराउंडिंग में कम होगा, तो क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या पढ़ा था, कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो जरा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटर जो सराउंडिंग है। तो इस केस में होगा क्या, जो सेल के अंदर वाटर है ना, वो लूज होके सराउंडिंग मीडियम में चला जाएगा। ठीक है, तो सराउंडिंग मीडियम में चला जाएगा। ठीक है, जब सराउंडिंग मीडियम में चला जाएगा तो फिर सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप है हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। तो सेल के अंदर इस टाइम क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स कम होगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग मीडियम। तो इस केस में क्या होगा, बाहर ज्यादा है तो बाहर से पानी अंदर आ जाएगा। देखो जरा, तो आउटर मीडियम में ज्यादा वाटर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल के अंदर मूवमेंट होगी वाटर की। ठीक है, अब थर्ड टाइप है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम, तो मतलब अंदर भी सेम है और बाहर भी सेम है। तो जब दोनों तरफ सेम होगा तो नेट मूवमेंट बिल्कुल जीरो होगी, ना ही सेल के अंदर पानी आएगा ना ही सेल से बाहर जाएगा।
तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें नेट मूवमेंट क्या होती है, जीरो, इसमें पानी मूव नहीं करता। ठीक है, अब हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को वन बाय वन पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लियस को हम लोग सेल का ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर देखो सबसे पहले क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम्स को बनाता है। और राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, इट मींस वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं। और जो ये राइबोसोम्स यहाँ बनते हैं ना, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू, जो गैप्स दिख रहे हैं आपको, न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकलते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके चिपक जाते हैं। अभी तो देखो यहाँ पे गोले गोले से दिखे बनाया था ना ये, तो ये क्या है, राइबोसोम्स है। और राइबोसोम्स क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये धागे धागे से जो स्ट्रक्चर्स बोले थे, इसको क्या बोलता है, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन क्या होता है, जब भी कोई सेल डिवाइड होता है ना, तो डिवीजन की 4 स्टेज होती है। सबसे पहली प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो जो सेल डिवीजन की मेटाफेज होती है, इस मेटाफेज के स्टेज पे जो एक क्रोमेटिन धागे धागे सा दिख रहा है ना, वो धागे धागे जैसा नहीं रहता, वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बन जाता है। और क्रोमोसोम कैसा होता है, देखो रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे गर्ल्स का रिबन होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर होता है। और जो सेंटर में है गोला गोला सा ना, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और ये दो हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, अगर इस क्रोमोसोम को हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसा दिखेगा, डीएनए ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये क्या है, डीएनए। और डीएनए का जो सेगमेंट होता है, छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जीन क्या होता है, वो पहनने वाली जीन नहीं, ये जीन होते हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे किसी की बाल कैसे होंगे, किसी की आंखें कैसी होगी। ठीक है, तो जो भी सारा बॉडी का टाइप है, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, कौन मैनेज कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, मान लो कोई सेगमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, जीन। ठीक है, और जब भी गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीट क्या होते हैं, जैसे मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में ओवा बनता है, तो ये जो डीएनए है ना, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं ना, ये 2 स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं ना, इन 2 स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जाता है गैमीट के अंदर। ठीक है, तभी 50% कैरेक्टर मदर के आते हैं और 50% कैरेक्टर किसके आते हैं, फादर के आते हैं। तो हम कह सकते हैं क्रोमोसोम का रोल किसमें है, इनहेरिटेंस में है। ठीक है ना, क्यों कि पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं ड्यू टू क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या होता है, जीन, और जीन ही क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। अब सेकंड जो ऑर्गेनेल पढ़नी है, वो पढ़नी है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो स्ट्रक्चर देखो, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसके 2 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो तो स्मूथ है, ठीक है, लेकिन जो अंदर वाली लेयर है ना, वो इनफोल्डिंग्स है। और उस इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं, क्रिस्टिया। क्या बोलते हैं, क्रिस्टिया, क्रिस्टिया। और ये इनफोल्डिंग्स का काम क्या है, ये इनफोल्डिंग्स क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती है। क्यों, रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मतलब क्या है कि फूड के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है, उससे एनर्जी बनती है। और एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में बनती है। ठीक है, तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो क्रिस्टिया क्या करता है, रेस्पिरेशन रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है,
और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनेली जो अपना प्रोटीन खुद बना ले, ठीक है, और उसके लिए उनको दो चीज चाहिए रहती है, एक चाहिए रहता है डीएनए और एक चाहिए रहता है राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे खुद का डीएनए भी होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें खुद का क्या होता है, डीएनए प्लस राइबोसोम। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है गोल्जी बॉडीज। ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज क्या करती है, ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज और ईआर को ना एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी चीजें बनती है ना, वो क्या करता है, गोल्जी उसको पैक करता है और पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसने खाना बनाया और जो गोल्जी बॉडीज है वो जोमेटो है। तो जोमेटो वाले क्या करते हैं, जो भी रेस्टोरेंट से खाना आता है, कोई ऑर्डर करता है, तो उस पर अपना लेबल, अपनी पैकेजिंग करते हैं, फिर जाके डिलीवर करते हैं। सिमिलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी चीजें बनेगी तो गोल्जी बॉडीज क्या करेगी, उसको पैक करके डिस्पैच करके पूरी बॉडी में, उसको पूरे सेल में उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, ये तो पहला काम होगा गोल्जी बॉडीज का। दूसरा काम ये है कि ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दो काम हो गए। तीसरा काम ये है कि ये लाइसोसोम्स को भी बनाते हैं। ठीक है, तो जो गोला सा स्ट्रक्चर देखा था ना, ये लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स को कौन बनाते हैं, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज का इतना काम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप के हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। अभी आपने देखा कि स्मूथ के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते और रफ के अंदर राइबोसोम्स होते हैं। तो जो स्मूथ वाला है वो क्या करता है, लिपिड्स को बनाता है। ठीक है, लिपिड्स माने फैट्स कह सकते हो। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम है, ये लिपिड्स फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जो हमारा रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है। क्या करता है, प्रोटीन्स। और प्रोटीन कैसे बनाता है अभी पता है ना, राइबोसोम्स के कारण। ठीक है, तो दोनों का काम क्या है, एक बना रहा है लिपिड और एक बना रहा है प्रोटीन। RER प्रोटीन, SER लिपिड। और ये जो लिपिड और प्रोटीन यूज कहां होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। और सेल मेम्ब्रेन बनाने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ही क्या होता है, कुछ ना कुछ बनना। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो है वो क्या है, हमें पढ़ना है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल क्या होता है, एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं ना वो कम होते हैं और छोटे साइज के होते हैं। और वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वाटर को, स्टार्च को, वेस्ट को, मिनरल्स को, इन सबको क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं। और अगर सेल के अंदर जो वैक्यूल है ना ये पानी वगैरह को स्टोर कर रहा है तो ये सेल को शेप प्रोवाइड करने में भी हेल्प कर रहा है, टर्जिड बनाने में उसको क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद सारी चीज देखो हमने पढ़ ली है, सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्लांट सेल। ठीक है, ये तो एनिमल सेल था, तो प्लांट सेल में एक एडिशन हो जाती है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या ऐड हो जाता है, सेल वॉल ऐड हो जाता है। और वैक्यूल इतना छोटा नहीं रहता, प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो बड़ा साइज रहता है। सेल का 50 to 90% जो हिस्सा होता है वो वैक्यूल होता है इन प्लांट सेल। ठीक है, तो उसको ड्रॉ करते हैं और उसके बाद फिर इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्लांट सेल। तो प्लांट सेल को ड्रॉ करो, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर कैसे प्लांट सेल का ड्रॉ कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखो जरा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ऐसे कर्व सा बनाना है। ठीक है, ऐसे 4 कर्व्स बना दो आप।
और इसको ऐसे खोल दो, चारों तरफ क्या कर दो, ऐसे खोल दो। ठीक है, ये हो गया सेल वॉल। उसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, तो उसको ऐसे बना दो, सेल मेम्ब्रेन होगी। और सेल जो प्लांट सेल है इसके अंदर वैक्यूल का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। अभी बताया था 50 to 90% होता है, तो बड़ा सा बना देना है। और फिर क्या बनाना है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस हो गया, फिर धागे धागे से स्ट्रक्चर हो गया ऐसे। ठीक है, और फिर क्या होगी, इसकी मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या कर दो, इसमें बना दो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, इनफोल्डिंग्स होती है ऐसे ऐसे, तो इनफोल्डिंग्स बना दी। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज होती है, प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड होता है ये, प्लास्टिड, प्लास्टिड। अभी प्लास्टिड की 3 टाइप्स होती है, अभी डिटेल में करते हैं इसको स्टडी। ठीक है, तो देखो प्लास्टिड जो होता है उसकी 3 टाइप होती है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है। ठीक है, तो और जो पत्तियां होती है हमारी, जो ग्रीन कलर होता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, जो फ्रूट होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं ना, तो वो कौन करता है, कलर कौन प्रोवाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, लास्ट वन है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये स्टार्च को, ऑयल्स को, प्रोटीन को क्या करता है, स्टोर करता है, और ये कलरलेस होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो उसका डिटेल स्ट्रक्चर देखो जरा कैसे बनता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर कह दो और एक कह दो इनर लेयर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर ऐसे गोले गोले से जैसे सिक्के होते हैं, ऐसे ऐसे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। इन बंडल्स को, जो पूरा ये पूरा बंडल है ना, इसको बोलते हैं ग्रैना। क्या बोलते हैं, ग्रैना। और उसमें से एक जो मेंबर है, जो एक स्ट्रक्चर है गोला सा, इसको बोलते हैं थैलाकोइड, थैलाकोइड। तो थैलाकोइड जब बंडल बना देते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्रैना। और ये जो सारा का सारा लिक्विड हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, याद रखना है, किचन ऑफ द सेल। उसके बाद देखो जरा, इसके अंदर जो वैक्यूल है वो तो बड़ा हो गया, हमने साइज देख लिया। ठीक है, अब एक और पार्ट जो है वो लाइजोसोम होता है। क्या होता है, लाइजोसोम। और लाइजोसोम को स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। अब इसको सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइजोसोम्स के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब भी सेल को मैकेनिकल कोई इंजरी होती है, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये ब्लास्ट होते हैं और अपने ही सेल्स को खा लेते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए क्या करें, एक तरह से होगा ना, सुसाइड ही कर लिया कि अपने सेल्स को खा लिया भाई, तो इसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है यहाँ भी कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल का डायग्राम ऐसे बना लेना है, सारे पार्ट्स को लेबल कर लो। ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये था हमारे पास न्यूक्लियस, और ये था वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल हो गया। ठीक है, और इस प्लांट
सेल का जो सेल वॉल होता है वो किससे मिलके बना होता है? सेलुलोज। किससे मिलके बना होता है? सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है? ये एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ये हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते इसको। तो जो भी आपने देखा होगा जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, वो प्लांट ही खाते हैं, तो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। देखो प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा से रिलेटेड होगा, और कहीं भी वर्ड लाइसिस है, लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो इसमें क्या होता है, जब भी सेल के अंदर से वाटर लॉस होता है तो होता है सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, तो उसका जो कंटेंट है वो सेल वॉल से दूर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। देखो जरा कैसे होगा। मान लो ये क्या है हमारा? ये सेल है, ठीक है, सिंपली क्या है, ये सेल बना लेते हैं। अब सेल के अंदर से वाटर लॉस हो गया तो ये कंटेंट, जो सेल का कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, देखो सेल वॉल से क्या हो गया? ये दूर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, उसके बाद ये हमने प्लांट सेल पढ़ लिया, एनिमल सेल पढ़ लिया। अब दो टाइप के और सेल्स पढ़ने हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? जो बैक्टीरिया के जैसे सेल होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में तो हम अपना एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, जो एनिमल सेल पढ़ा था वो यूकैरियोटिक सेल था, और प्रोकैरियोटिक सेल को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जरा कैसे होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें भी सेल वॉल होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है, लेकिन हमारे अंदर जो न्यूक्लियस था उसकी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन थी ना, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है। वो न्यूक्लियस ऐसे स्कैटर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, जैसे मान लो कि न्यूक्लियस ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गई उसकी, और उसी के बाद सेल मेम्ब्रेन भी होगी, और क्या होगा? सेल वॉल भी होगा। ठीक है, और साइटोप्लाज्म हो गया उसका। ठीक है, और सेल वॉल के बाहर ना, सेल वॉल के बाहर एक लेयर होती है, एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। तो ये लेयर क्या करती है? उसको बचा के रखती है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया और यूकैरियोटिक सेल हम होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखो जरा। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका साइज कितना होता है? 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है? 5 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखो जरा, अभी हमने ड्रॉ करा ना, तो न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन थी क्या प्रोकैरियोट में? नहीं थी ना, तो उसको हम लोग क्या बोला था? न्यूक्लियोइड। और जो प्रोकैरियोट है उसमें सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, कोई ठीक, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हमारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन, कि सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन में दो टाइप्स पढ़नी है, एक पढ़नी है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले है माइटोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम नंबर होंगे, डिवाइड करके जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी सेम नंबर ऑफ क्या होंगे? क्रोमोसोम। देख, ठीक है, जैसे मान लो पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे, तो जब डिवाइड हुए तो डॉटर सेल में भी कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स ही हैं। ठीक है, मियोसिस क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन। मतलब क्या? रिड्यूस हो रहा है। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे ना उसमें 46 नहीं होंगे,
वो आधे हो जाएंगे कि अल्टीमेटली कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो म्योसिस देखो 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप देखो क्या है कि ये जो पेरेंट सेल है हमारा, पेरेंट सेल, ये डिवाइड जब होगा तो इसमें पहले 46 क्रोमोसोम्स हैं, और जब डिवाइड हुआ ना तो इसमें कितने आ गए, 23 क्रोमोसोम्स आ गए। ठीक है, 23 क्रोमोसोम आ गया। लेकिन अभी देखो जब ये 23 क्रोमोसोम फिर से ये सेल डिवाइड हुआ ना, तब यहाँ पे जो स्टेप हुई है उसमें सेम सेम ही रह रहा है। तो इसमें 23 है तो इसमें भी 23 है, इसमें 23 है तो इसमें भी 23 है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास डॉटर सेल्स होंगे उन सब में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स है। और इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, ये होता है गैमीट फॉर्मेशन में। और गैमीट फॉर्मेशन में आपको याद होगा कि स्पर्म और ओवा जब बनता है तो उसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। ठीक है, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो ओवा हो, तो 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। 23 स्पर्म में और 23 ओवा में, तो दोनों फ्यूज करते हैं तो जो जाइगोट बनेगा उसमें अल्टीमेटली कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, और माइटोसिस का क्या रोल है, हम छोटे बच्चे से इतने बड़े हो गए हैं, कैसे हो गए हैं, ड्यू टू माइटोसिस। एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, ऐसे डिवाइड होते 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 हम इतने बड़े हो गए हैं। और मान लो कोई सेल अगर डैमेज हो जाता है तो उस सेल की रिपेयर भी माइटोसिस के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये माइटोसिस एंड म्योसिस समझ आ गया। ठीक है, तो यही था पूरा चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।